हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ आपको। थोड़ी सी इसके बारे में आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। थोड़े से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, देखो हमारे पास मैकेनिक्स होती है जो आप लोग पढ़ रहे होगे अभी फिजिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स हमारे पास दो तरीके की होती है। एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, ठीक है, एक होती है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। वन इज नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड अदर वन इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? द मैकेनिक्स विच इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मींस जिसपे बेसिक फिजिक्स लॉज हैं, जो मतलब न्यूटन के लॉज हैं। ठीक है, बेसिक फिजिकल लॉज हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं, न्यूटन लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने इसको ड्रॉप किया तो इस पे न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल होंगे, इस पे ग्रेविटी लग रहा होगा, इसके लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके आप इसकी डिस्टेंस, ट्रैवल, टाइम, वेलोसिटी जो भी है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एंड हियर बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट अप्लाई। ठीक है, जो बेसिक लॉज हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। जो कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो क्वांटम मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिस पे पढ़ते हैं। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें कोई भी पार्टिकल है उसके लिए डबल डेरिवेटिव इक्वेशन, बेसिकली दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, सम कांस्टेंट कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली टी स्क्वायर, ये इस तरीके की अगर इक्वेशन को फॉलो करता है, ये आपको मैंने बताया था, दिस इज साई विच इज वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली पार्टिकल हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। दिस साई रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन। अगर आपका वेव फंक्शन इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस इज टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वो पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने बुक में से स्टडी किया हो तो आपको वहां पे शायद एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी होगी इस फॉर्म की कुछ, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये इक्वेशन लिखी होगी एग्जैक्टली इस फॉर्म में लिखी होगी। ठीक है, या कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपकी बुक में क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई बाय 0। ठीक है, ई। ठीक है, इनमें से किसी भी फॉर्म में आपके पास इक्वेशन लिखी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली ये इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि श्रोडिंगर को ये आइडिया कैसे आया। अगर आपको याद हो, मेरी वीडियो के टाइटल्स जो थंबनेल थे वो क्या थे? टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 1 एंड टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 2। उसमें मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 1 में मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था शायद आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और इसमें डिस्कस किया था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों में से मतलब ये दोनों डिस्कस किए थे उन थंबनेल्स के अंदर मैंने। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है उसके साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। ये हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस बताती है। ठीक है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो आप उसका पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, आपके पास कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। तो अगर मैं बात करूं किसी वेव फंक्शन की, सपोज दिस इज द वेव फंक्शन फॉर साई। ठीक है, ये वेव है, वेव फंक्शन है, तो ऑब्वियसली वो वेव के साथ एसोसिएटेड होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, इन दोनों की जो थ्योरीज थी, इन दोनों की थ्योरी से आइडिया उठा करके अपना जो वेव इक्वेशन है उसको क्या किया? तैयार किया। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो कि अभी आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप हायर स्टैंडर्ड्स में मैथमेटिक्स में सीखोगे कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इस इक्वेशन से जो साई की वैल्यू आएगी वो आपकी वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी। उससे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि वो टर्म्स है क्या बेसिकली। ठीक है, देखो जो ये मैंने लिखा है ना, दिस वन, ये तो आपको पता है साई क्या है। इसका मतलब होता है डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है। आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, शायद फिजिक्स में आपको सर ने पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया तो पढ़ा देंगे, ठीक है, या मैथ्स में पढ़ोगे आप, मैथ्स का टॉपिक है बेसिकली, फिजिक्स में भी जरूरत आती है आपको। तो इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा होगा दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगर ऐसे लिखा होगा d² दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको बोलते कैसे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे y होगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। अब अगर मैं इसको उठा लूं करी स्क्वायर साई बाय करी x स्क्वायर, अब साई और x के बीच में कुछ प्लॉट बनाऊं, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर y उठा लूं, साई और y वाला उठा लूं, कुछ इस तरीके से प्लॉट बनेगा, और y के लिए और z के लिए इस तरीके से प्लॉट बनेगा। जब इन तीनों को मैं मिक्स कर दूंगा, मतलब इन तीनों ग्राफ्स को एक कंबाइन कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलेगा, एक 3D वेव मिलेगी। वही मेरा बेसिकली क्या है, पूरे का पूरा वेव फंक्शन है, उसको ही मुझे सॉल्व करना है। वो वेव वहां पे कहीं पे भी मुझे क्या मिल सकती है, इलेक्ट्रॉन मिल सकती है। बेसिकली ये क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी मिल सकता है, बट वो प्रोबेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलने की, कितनी कम, ठीक है। बेसिकली जो ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज नथिंग बट दिस इज साई, ठीक है। ये हमारा क्या है, साई है, जो हम लोग वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा एम्पलीट्यूड है वेव का, उसे हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक सा आइडिया हुआ कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो हम मॉडल स्टडी कर रहे हैं, वो बेसिकली है क्या। हमारे पास हम लोग क्या स्टडी, हमने स्टडी किया हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम लोगों ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस स्टडी की। उन दोनों के बेसिस पे श्रोडिंगर ने आइडिया उठाया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत फास्ट मूव कर रहा है, उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी। तो जो अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेव है, तो इस वेव में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसी आइडिया को उठा के, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली के आइडिया को उठा के उसने क्या किया, एक अपना मॉडल, अपना वेव इक्वेशन तैयार किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से हमारे पास साई की पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, जो कि हमें क्या बताती हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन बताती हैं। देखो जो ये वेव फंक्शन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक यूनिक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू आएगी, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। वो हमें इतना डिटेल में है नहीं कि हमें आइगन वैल्यूज कैसे निकालनी, या आप हायर स्टैंडर्ड्स में स्टडी करोगे, ठीक है, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है कैसे, ठीक है, ये होगी। अब जो ये एक्स वाई जेड है, आप लोगों ने पढ़ा है इसको, एक्स वाई जेड को, ये इनको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। सपोज आपका ये 3D प्लेन है एक्स वाई जेड, आपको पार्टिकल, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड। तो दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, साई एक्स वाई जेड, ठीक है, ये इससे रिप्रेजेंट होता है। एक होता है दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास ये क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये दो एक ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन प्लेन है, एक हमारे पास पोलर प्लेन होता है और पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं, साई को इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं आर थीटा फाई। इसको समझना, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप लोगों ने नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को, आप लोग तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ोगे, जो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देखो इसके लिए थोड़ा सा इमेजिन करना, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे मेरा कुछ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, सपोज मान लो यहाँ पे मेरा कुछ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इसके एक्स वाई जेड में मैं बता दूंगा आराम से। क्या मैं इसका एंगल बता पा रहा था पहले, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर आपको ध्यान में हो, यहाँ पे एक्स वाई जेड था, मुझे ये पता है कि एक्स वाई से कितनी दूरी पे है, वाई से कितनी, जेड पे जेड से कितनी दूरी पे है, बट क्या मैं ये बता पा रहा हूँ इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, इससे कितना एंगल है, नहीं बता पा रहा। वो हम कहाँ पे बताते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताते हैं। सपोज ये यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया, तो इसकी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन परछाई जो आप बोलते हो, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज फाई, दिस एंगल इज नोन एज थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई, ठीक है। दिस इज बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प के साथ आप क्या करते हो, एक पूरे वेव फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट द श्रोडिंगर वेव मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसकी सॉल्यूशन की हेल्प से हम लोग जो क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे हैं ना, हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा हमने, एजीमुथल पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा, वो हम इनकी हेल्प से स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से। अच्छा एक चीज और, हम लोगों ने पढ़ा, देखो साई ऐसा है, जो हमारा साई है उसकी वो इस तरीके से वेव होगी, इसकी कुछ हमने बोला था साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, बट
साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास दोनों इस तरीके से, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलने की जीरो है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट साई एंड साई। चल अब हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है, देखो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो हमने स्टडी किया था, व्हाट वाज दैट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको हमने क्या डिफाइन बोला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया था हम लोगों ने, n के साथ रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इज डिनोटेड एज n। ठीक है, मैंने बताया था कि जो आप लोग KLMN शेल्स लिखते हो वो बेसिकली क्या है, दैट इज नथिंग बट योर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं n से, n से डिनोट किया जाता है। बोहर ने दिया था इसको KLMN जो हम लोग पढ़ते थे, मतलब K का मतलब फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल, इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखो जो हमारे पास क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमें क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट एवरेज डिस्टेंस, इट टेल्स अबाउट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी दूरी है ऑन एन एवरेज। ठीक है, वो हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, ऑल्सो इट गिव्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन अ पर्टिकुलर शेल, किसी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, ये हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा बोहर मॉडल में हमने किया था नेगेटिव में होती है इनकी एनर्जी, मैंने आपको तब वहां पे समझाया था कि दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, जितनी नेगेटिव होगी एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। इसकी सबसे कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन की बात की थी हमने, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी होती है फर्स्ट, उसके बाद इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय n स्क्वायर होता है ना, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगी सेकंड के लिए, डिवाइड बाय 9 हो जाएगी 3 के लिए, तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज और हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल, क्या फॉर्मूला था वहां पे, दैट इज 2n स्क्वायर। आप लोग पढ़ते थे ना, 2 × 1 का स्क्वायर इज 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर इज 8, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस तरीके से आप पढ़ते थे। तो आपको बोला जाता था वहाँ पे कि हाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का कि 8 ही क्यों आते हैं, 18 क्यों नहीं आते, 18 है, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है, क्वांटम मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बोहर मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल था। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब देखो दिस इज अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वांटम नंबर कौन था हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से, स्मॉल एल से। ठीक है, ये बेसिकली सोमरफेल्ड ने दिया था, दिस वाज गिवन बाय Sommerfeld and one more co-scientist was there, I think so, मुझे उनका को-साइंटिस्ट का नाम नहीं याद, जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो सोमरफील्ड का था। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय एल, इसको एल से डिनोट किया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या बताता है, याद है आपको हमने जो पढ़ा था कि शेल के बाद मतलब बिल्डिंग के बाद क्या आते हैं, रूम्स, हमारे पास क्या आते हैं, फ्लोर्स आते हैं ना, कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये हमें बेसिकली किसके बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है। दिस टेल्स अबाउट सब शेल्स, एक शेल में कितनी सब शेल्स हैं, एक बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, उसके बारे में हमें कौन बताता है, बेसिकली हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, हमारे पास फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, we can have values of n is equals to 0 to n minus 1। ठीक है, L की वैल्यूज 0 से n minus 1 तक हो सकते हैं। सपोज आपके n की वैल्यू क्या है 4, तो आपके L की वैल्यूज पॉसिबल क्या होंगी, 0, 1, 2 एंड 3। ये चार वैल्यूज आपके लिए L के लिए पॉसिबल होंगी अगर आपकी n की वैल्यू क्या है
4 है, अगर 3 है तो 0 1 2, अगर 1 है तो ओनली 0, अगर 2 है तो 0 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी वैल्यूज हैं वो 0 टू n-1 क्या करेंगी, वेरी करेंगी। ठीक है, ये क्लियर है इतनी चीज। अब देखो अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 का मतलब s सबशेल होता है। l वैल्यू 0 तो उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, s सबशेल। l की वैल्यू 1 तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं p सबशेल। l की वैल्यू 2 तो d सबशेल। l की वैल्यू 3 तो f, l की वैल्यू 4 तो g। वैसे g वाला अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां तक हमें g में पहुंचना पड़े। हम लोग SPDF के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारी डिस्कशन SPDF के बारे में है। ठीक है, आप लोग अगर बुक खोल के देखो तो आपके पास स्पेशली S ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा एक चैप्टर है, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये D और F ब्लॉक आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। S और P ब्लॉक, P के 2 ब्लॉक्स हम लोग स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, S ब्लॉक हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो हमारे पास अगर मैं बात करूं, टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सपोज मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 0। अगर n की वैल्यू 0 है तो l की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, l की वैल्यू सिर्फ 0 ही पॉसिबल होगी, क्योंकि l वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, n की वैल्यू 0 तो l की वैल्यू भी क्या होगी, सॉरी n की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, सॉरी n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। ठीक है, 0 टू 1-1 इज आल्सो 0। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली सबशेल कौन सी होगी हमारे पास, s होगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1s। 1 इज फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s इज फॉर सबशेल। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यूज क्या पॉसिबल होंगी, n की वैल्यू 2 तो एक 0, एक क्या होगी 2 - 1 इज 1। तो 0 के लिए s, 1 के लिए p। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2s, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो वैल्यूज क्या होंगी 1 2 3, ये भी वैल्यूज पॉसिबल होंगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग, s p d, 3s 3p 3d। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं और इस सबसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके बेसिस पे हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो हमारे पास जो हम बेसिकली नंबर आता है, एक चीज और डिस्कस करते हैं इसमें। देखो ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ना, कि अगर 0 है, 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, 2 के लिए d होता है, 3 के लिए हमारे पास f होता है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होते हैं, 2 × 2l+1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। ठीक है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट वाज गिवन बाय लिंडे। ठीक है, लिंडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्या दिया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। ये हमें क्या बताता है, दिस टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, दिस टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास क्या होता है ना, ये हमारा एटम है, सपोज आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जब भी आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो आपका सबशेल है वो फर्दर डिवाइड करता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या ओरिएंटेशन है, कैसे है, वो सब कुछ क्या बताता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। बेसिकली स्प्लिटिंग, जो हमने याद है जीमन इफेक्ट पढ़ा था कि स्प्लिट बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन कि जो हमारी स्पेक्ट्रल फील्ड लाइंस हैं वो क्यों फर्दर स्प्लिट करती हैं, वो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल। किसी शेल में कितनी कैसी ओरिएंटेशन होगी उसके बारे में बताएगा। ठीक है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ईच सबशेल गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। जो सबशेल्स हैं, जैसे कि ये हमारी बिल्डिंग थी, इसमें फ्लोर्स थे, फ्लोर्स किस में डिवाइड होते थे, रूम्स में। वैसे जो सबशेल है वो किस में डिवाइड होगी, सबशेल गेट्स डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल। ये हमें किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं 2p, मेरे पास क्या है 2p एक सबशेल है, वो आगे फर्दर 3 में डिवाइड होती है। मैं समझाता हूं कैसे, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हैं कैसे। अब पहली बात, जो m की वैल्यूज हैं, m की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, m वेरीज फ्रॉम l to 0 to l। ठीक है, -l to l इंक्लूडिंग 0। m की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक लाई करती हैं, -l to l इंक्लूडिंग 0। सपोज अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यूज क्या होंगी, -1 0 एंड 1। अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू सिर्फ एक पॉसिबल होगी 0।
अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2, तो आपके पास 5 वैल्यूज पॉसिबल होगी। मतलब अगर आपके पास L की वैल्यू 2 का मतलब क्या होता है, व्हाट डज L इक्वल्स टू 2 रिप्रेजेंट्स? L की वैल्यू 2 का मतलब यू हैव D सबशेल, आपके पास D सबशेल होगी, इसका मतलब जो D सबशेल है वो आगे 5 में डिवाइड होगी। अगर L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 का मतलब P होगा, P आगे फर्दर 3 में डिवाइड होगा, जैसे बताया ना 2px 2py 2pz, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, हमें ये पता लग जाता है कि कितने वहां पे बेसिकली हमारे पास रूम्स हैं। ठीक है, दिस टेल्स अबाउट दैट। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यहां तक तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है आपके पास चलो इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें, देखो S है जो फर्दर एक ही देता है S, उसमें कोई प्रॉब्लम। जो हमारा P है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है Px Py Pz। जो आपका D है वो होता है Dxy Dyz Dzx Dz², एक होता है dx² माइनस y²। तो ये आपके पास क्या होता है, बेसिकली 5 ऑर्बिटल D में होते हैं, 3 ऑर्बिटल P में होते हैं, एक ऑर्बिटल आपका S में होता है, और F में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यार 7 ऑर्बिटल्स इन F सबशेल। ठीक है, F सबशेल में कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, दिस टेल्स अबाउट यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट बचता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज S। देखो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड या डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके बारे में बहुत बखूबी समझा सकता है आपको, हर चीज के बारे में, हर चीज की वैल्यू निकाल के दे सकता है, बट आपको स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जो आपका मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट इज बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है दैट वाज गिवन बाय गोल्डस्मिथ। ठीक है, गोल्डस्मिथ नाम के साइंटिस्ट हमारे पास, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में जो आपके काम की बात है, एक इलेक्ट्रॉन्स की 2 पॉसिबल स्पिन वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर +½ और -½ क्लॉकवाइज +½ एंटी क्लॉकवाइज -½ अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, उसकी वेव इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो -½ ठीक है, तो दिस इज बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर। आपके पास 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। ठीक है, तो आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो क्वांटम नंबर्स था। ठीक है, अब हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1 या 2 वीडियोस और लगेंगी हमें चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। जो आज का टॉपिक था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें जो भी है मतलब चैप्टर आपको जरूरत है अभी तक हमने पढ़ा है उसकी मैंने सारी समरी बताई है। आपका हाइसेनबर्ग हो गया, आपका डी ब्रॉगली हो गया, आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहाँ से आई, क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है, और आपके क्वांटम नंबर्स, इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी सीखेंगे। जो मैंने आज आपको बताया ना कि हमारे पास थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आप लोग कैसे समझोगे कि थर्ड वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए थे कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं, वो गलत है। तभी तो बोहर्स मॉडल को छोड़ के हम लोग क्वांटम मॉडल की तरफ प्रोसीड किए हैं। ठीक है, तो होप कि आपको आज वाला लेक्चर समझ में आया होगा कि जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, प्लीज इसको रिवाइज करना, आपके पास नोट्स होंगे, ठीक, उनमें से स्टडी करना। ठीक है, थैंक यू।